हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूं, जो कि गाइस आपका चैप्टर नंबर इस बार सेकंड हो चुका है। ये हालांकि सब चैप्टर नंबर थर्ड हुआ करता था आपके सिलेबस चेंज होने से पहले। और गाइस आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपके ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादातर। तो इस चैप्टर में मेनली जो पहले वाली चीज़ें थी वही सारी की सारी है, जो जैसे कि मैंने सिलेबस आपका चेक किया है। अगर कुछ होगा तो मैं बाद में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो गैस मैंने पहले मुख्य बिंदु लिखे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, जैसे मेरी पढ़ाने की रणनीति रही है। तो गैस सबसे पहले चुनाव और प्रतिनिधित्व, जो कि चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले गैस हम चुनाव को समझेंगे, चुनाव क्या है, क्या उसके प्रकार भी होते हैं, तो कितने तरीके के होते हैं वो समझेंगे। और अब इन चुनाव को गैस देश में करवाता कौन है, किस पे जिम्मा सौंपा गया, तो गैस चुनाव आयोग और उसके कार्यों को देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, याद रखिएगा, चुनाव आयोग और उसके कार्य, ठीक है। और भारत में गए प्रचलित चुनावी विधियां, यानी कि भारत में किस तरीके से कौन कौन सी विधि है जिससे चुनाव कराया जाता है, जैसे कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, समानुपातिक प्रणाली, वो आपको पढ़ाऊंगा। और दूसरा गाइस हम देखेंगे भारतीय चुनाव व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या कमजोरियां हैं भारतीय चुनाव व्यवस्था में, क्या नेगेटिविटी है वो हम देखेंगे, और उसको दूर किस तरीके से किया जा सकता है और क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो सुधार संबंधी कार्य वो हम पढ़ेंगे। और इन 5 टॉपिक के अलावा गाइस इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो चलो आओ कुछ नया सीख लेते हैं। तो गाइज अब सबसे पहले हम अपना चुनाव को देखेंगे, चुनाव क्या है, ठीक है। तो गाइज आपको सिंपल सी बात है, आपको पता होगा चुनाव किसे बोलते हैं। गाइज आपने देखा होगा व्यवहारिक रूप से कि नॉर्मली जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो उसे चुनाव बोलते हैं। आप बिल्कुल ठीक है गाइज, अपनी जगह पे वही चुनाव होते हैं गाइज, बट हमें एक बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है गाइज, ताकि हम एक एक्चुअल रूप में उसकी डिफाइन लिख पाएँ अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम गाइज कैसे पढ़ सकते हैं। जिससे आप बोलते हैं वोटिंग डालने जाते हैं उसे चुनाव कहते हैं। तो गाइज वही चुनाव होता है एक्चुअल में, आपको कोई अदर डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक अच्छे रूप से लिख सके तो गाइस उसके लिए चुनाव क्या होता है। तो गाइस आपको बता दूं, जब भी गाइस जनता क्या करती है अपने देश में प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है अपने देश में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएंगे वो प्रतिनिधि, और उनको गाइस जब वोटिंग सिस्टम के माध्यम से जनता चुनती है तो उसी विधि को गाइस चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। चुनाव और निर्वाचन दोनों एक ही वर्ड है, याद रखना है, और इसको इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, इलेक्शन कहते हैं। जब भी जनता क्या करती है, इलेक्ट करती है वोटिंग सिस्टम के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को, जो देश में शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं, उसे गाइस हम चुनाव कहते हैं। अगर एक नंबर में आता तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या एक और डेफिनेशन है गाइस जिसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में गाइस, यानी कि लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों, यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि है, जो सरकार में जाके उनके हितों की पूर्ति करते हैं, उनकी मांगों को रखते हैं सरकार के आगे, वो जनता के प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि होती है वही चुनाव कहलाती है, ठीक है। तो लोकतंत्र में जनता को चुनने, जो जनप्रतिनिधि होते हैं गाइस उनको चुनने की विधि क्या कहलाती है, चुनाव कहलाती है। अब बात करें भाई, यहाँ से हमें समझ में आ गया चुनाव ये होता है कि जब जनता वोटिंग सिस्टम के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो देश में शासन चलाते हैं उसे चुनाव कहते हैं। तो क्या चुनाव के भी प्रकार होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं गाइस। अब चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपसे एमसीक्यू में पुटअप हो सकता है कि चुनाव कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, 3 तरीके के, 4 तरीके के। तो आपको टिक करना है गाइस 2 तरीके के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब इसमें एक बार हम डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं गाइस, चुनाव के प्रकार लिखा है मैंने। तो गाइस प्रत्यक्ष चुनाव, जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जब भी हम अपने नेताओं को चुनते हैं, डायरेक्टली हम खुद वोट डालने जाते हैं, बल्कि कोई और नहीं जाता है, हम खुद ही जाते हैं, जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका होता है। ऐसा व्यक्ति जब भी वोट डालने जाता है खुद से अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, तो गाइस उसी विधि को चुनाव की हम प्रत्यक्ष चुनाव विधि कहते हैं, ठीक है। जबकि एक दूसरी विधि होती है चुनाव की, जो कि अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है, तो वो इससे गाइस बिल्कुल ही अपोजिट होती है, जिसे हम इनडायरेक्ट चुनाव इलेक्शन कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसे याद रखेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये क्या होता है गाइस, कि जनता पहले अपने जिन प्रतिनिधियों को चुन लेती है और वही प्रतिनिधि गाइस देश में अन्य प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो उसी विधि को गाइस हम चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं गाइस, जैसे कि मान लो जनता ने अपने 5 प्रतिनिधि यहाँ पर चुन लिए पहले, ठीक है। अब देश में मान लो 5 और प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है, जो कि देश में क्या करेंगे गाइस, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने का काम करेंगे। तो यही गाइस जो जनता ने पहले 5 प्रतिनिधि चुने हैं, अब यही गाइस अन्य 5 प्रतिनिधियों को जब आगे जाकर चुनेंगे, तो इसे गाइस हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। यानी कि पहले
में जनता अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनेगी वही प्रतिनिधि आगे अन्य प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो देश में प्रशासन व्यवस्था को संचालित करेंगे, और इसी विधि को गाइस चुनाव की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव विधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें जनता जो होती है डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होती है। अब गाइस यहाँ से डिफरेंस आ जाता है कई बार कि चुनाव की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि में क्या अंतर है, तो इस तरीके स्पष्ट कीजिए 2 नंबर में 4 नंबर में। तो आपको गाइस लिखना है पहले कि प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं। तो जब जनता डायरेक्टली जो होती है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, पहला पॉइंट ये लिखेंगे। दूसरा ये लिखेंगे गाइस कि जब जनता डायरेक्टली, सिंपल सी बात है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो इसका असर ये होता है गाइस कि जनता का अपने प्रतिनिधियों से क्या होता है, डायरेक्ट जो होता है संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। वो अपने प्रतिनिधियों को अच्छे से जानती है किस प्रतिनिधि को उसे चुनना है। और प्रत्यक्ष चुनाव विधि में क्या होता है गाइस कि चुनाव की सरल विधि होती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है गाइस, जनता डायरेक्टली वोट नहीं देती है। इस तरीके से आपको लिखना है। और अब बात करेंगे इस चुनाव की अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, और ये क्या होती है इस चुनाव की थोड़ी जटिल विधि होती है। और इसमें जो होता है जनता का अपने प्रतिनिधि से जो होता है अप्रत्यक्ष संबंध होता है, कि यानी कि वो डायरेक्टली जो होती है अपने प्रतिनिधि से नहीं जुड़ी होती है। तो इस तरीके से गाइस अगर क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ भी है, तो आप इस तरीके से तीनों पॉइंट जो है लिख देंगे। और सबसे पहले गाइस अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है तो आप पहले चुनाव लिखेंगे, उसके बाद जो है गाइस 4 नंबर में आता है तो चुनाव लिखना है, और उसके बाद गाइस आप फिर प्रत्यक्ष चुनाव, फिर अप्रत्यक्ष चुनाव, फिर 2-2 पॉइंट लिख के उसको कवर कर देंगे। इस तरीके से पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अभी हमने समझा कि भाई प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, चुनाव हो गया समाप्त। अब बात करते हैं भाई कौन से ऐसे वोटिंग है, कौन कौन से ऐसी संस्थाएं या देश में सरकारी संस्थाएं, कौन से ऐसे नेता हैं जिनको हम डायरेक्टली चुन सकते हैं, जो संविधान के द्वारा तय किए गए हैं, क्योंकि वहां से एमसीक्यू पुटअप होगा गाइज मेनली। तो गाइज आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से गाइज समझ लेना अगर अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हो कि हम किन किन को डायरेक्टली वोट दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमेशा इनमें कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है पूरा, वो आपको याद रखना है। तो जब हम डायरेक्टली किसी को वोट देते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो हम किस किस को डायरेक्टली वोट देने जा सकते हैं, लोकसभा को। लोकसभा आपको पता है गाइस देश में कानून बनाने वाली संस्था है, संसद, उसका पहला जो दूसरा अंग है गाइस लोकसभा, उसको हम वोट खुद देने जा सकते हैं, खुद देते हैं, ठीक है, लोकसभा को। और विधानसभा जो कि राज्य स्तर की विधायिका होती है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में लोकसभा विधानसभा क्या होती है। बस आपको याद रखना है कि ये विधायिका के पार्ट है, एक राज्य स्तरीय विधायिका है जो कि विधानमंडल है, उसका एक पार्ट है विधानसभा, जबकि केंद्रीय स्तरीय विधायिका जो है उसका एक पार्ट है, संसद का एक पार्ट है लोकसभा। तो इन दोनों की विधायिका के जो एक एक अंग है उनको हम डायरेक्टली वोटिंग देने जाते हैं। और दूसरा गाइज आपका हो गया नगर निगम, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं बताया जाता, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, नगर निगम को भी हम डायरेक्ट वोटिंग करने जाते हैं। और पंचायत हो गया गाइज, यद्यपि पंचायत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि दोनों चलती है, बट मेनली आपको इसमें प्रत्यक्ष याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, पंचायत में यहाँ से नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने आपको पूरा डीप जाके बताया यहाँ पे, ठीक है। और अब गाइज बात करें कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे 5 प्रतिनिधि मैंने आपको बताया पहले हम चुन लेंगे, वही 5 अन्य को चुनेंगे। तो अब वो ऐसे कौन कौन से नेता संस्थाएं जिनको हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं, तो गाइज राज्यसभा जो कि संसद की लोकसभा जो है उसका पहला जो स्थायी अंग है, और राज्यसभा उसको चुनते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता है। राज्य विधान परिषद जो होती है गाइज आपकी विधान परिषद, जो कि विधानमंडल का दूसरा अंग है, जो कि 7 राज्यों में ही प्रचलित है, आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है गाइज, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो यहाँ से आई होप यार आपको सारी चीजें कवर हो गई होगी। यहाँ से गाइज किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, ये पूछा जा सकता है, नाम दे देगा कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, तो आपको उसमें दे देगा गाइज आपका विधान परिषद, राज्यसभा हो गया आपका, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया। तो सबसे नीचे होगा लोकसभा, वही आपको टिक करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लोकसभा का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से होता है। जबकि ऐसे भी दे देगा गाइज कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, तो नाम दे देगा गाइज आपको विधान परिषद, नगर निगम, पंचायत हो गया। फिर आपका दे देगा गाइज यहाँ पे विधान परिषद दे देगा, तो आपको टिक करना होगा विधान परिषद पे। इस तरीके से आपको ये एमसीक्यू में पुटअप हो सकते हैं, और आया भी आपको याद रखना है। और इसको एक ईजी ट्रिक बताऊँ याद रखने की, तो सिंपल सी है, आप केवल प्रत्यक्ष विधि से होने वाले चुनावों को याद रख ले, अप्रत्यक्ष में जितने भी बच गए सारे अप्रत्यक्ष में डाल देना, ठीक।
ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बस प्रत्यक्ष विधि में याद रखना कि लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, मेनली यही आएगा, नगर निगम पंचायत नहीं पूछेगा, वो डिटेल में जाके बता दिया थोड़ा। तो लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत, इनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। अगर मान लो अप्रत्यक्ष विधि का किसी से ही पूछ रहा है और ये नाम आपको उसमें नहीं मिल रहा है, दूसरा नाम मिल रहा है इसके अलावा, तो सिंपल है उस पर टिक कर देना, आंसर आ जाएगा निकल के, याद करने का झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से गाइस समझ में आ गया चुनाव किसे कहते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से आपका। मैं डायरेक्टली गाइस आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बीच बीच में जो मेरी पढ़ाने की हमेशा रणनीति रही है, तो वो जरूर नोट डाउन करा करें, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं गाइस। क्योंकि देखिए ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती कि मैं हर चीज़ आपको क्वेश्चन आंसर भी लिख के दूँ, बट जो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ गाइस, तो वही सारे प्रॉपर नोट हैं और वही क्वेश्चन आंसर है, वही आपको नोट डाउन करने होते हैं। ठीक है, चाहे आप याद रख सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल हो वैसा कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस चुनाव जो हमने देख लिए किस तरीके से होते हैं। चुनाव जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष क्या होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होते हैं, दोनों हमने देख लिया किन किन के लिए हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, किन किन के लिए नहीं कर सकते। अब बात करें भाई, चुनाव तो हमने देख लिया, तो अब इनको करवाता कौन है भाई। तो गाइस आपको बता दूं, चुनाव जो करवाता है गाइस वो हमारा निर्वाचन आयोग करवाता है या चुनाव आयोग कराता है। और इंग्लिश वाले बच्चे याद रख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जो होता है गाइस देश में इलेक्शन सिस्टम को अच्छे से करवाता है, या इलेक्शन करवाने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है देश में, इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो इलेक्शन कमीशन देखते हैं क्या है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं सबसे पहले अपना निर्वाचन आयोग क्या है, जैसे कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है देश में चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा गया है, जो कि गाइस हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। जिसे गाइस हम इंग्लिश में आप बच्चे याद रख सकते हैं इंग्लिश वाले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि हिंदी में जो गाइस निर्वाचन या चुनाव आयोग कहा जाता है। ठीक है, अब गाइस मैंने इस तरीके से यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया है कि शायद गाइस आपकी गाइडों में भी आपको नहीं मिलेगा, और इतना डिटेल में जाके गाइस मैंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे गाइस आपको आगे जाकर भी जो है गाइस कभी भी आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से मैं गाइस जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको गाइस ये अच्छे से समझ आएगा तो प्लीज़ यार आप लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ये समझने के बाद, क्योंकि इसको ना गाइस आपको यहाँ तक अभी तक किसी ने ऐसे समझाया नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं कैसे समझाया। ठीक है, तो गाइस अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग क्या है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के अकॉर्डिंग से जो है स्थापित किया गया है, जो भारत देश में क्या करेगा गाइस, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब बात करेगा इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, तो भाग 15 में मिलता है, जो कि आपकी बुकों में, गाइडों में जिक्र नहीं है, तो ये आप नोट डाउन करना, भाग 15 में इसका वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में जो है बताया गया भारतीय संविधान के कि भारत का अपना एक चुनाव आयोग होगा, जो कि इस तरीके की चुनावी व्यवस्था को देश में संचालित करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इसकी स्थापना कब हुई, ये भी नहीं है भाई बुक में, तो ये भी नोट डाउन कर लेना। तो ये क्या है गाइस, इसकी स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1959 को जो था, 1951 को जो था हमारे चुनाव आयोग को जो था इस्टेब्लिश कर दिया गया था भारतीय देश के अंदर। ठीक है, जिसको जिम्मा सौंपा किया गया था कि भारतीय देश में चुनाव व्यवस्था को संचालित करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस, यहीं पर एक आर्टिकल है जो बताता है कि भारत का अपना एक चुनाव आयोग होगा। 324 से लेकर 329 में कौन सा आर्टिकल है जो आपकी बुक में ही है, तो आर्टिकल 324(1) है गाइस, आपको याद रखना आर्टिकल 324(1) 324(1). ठीक है, वो कहता है कि भारत में अपना एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का मतलब है गाइस कि ये जो होगा अपना कार्यपालिका और विधायिका से पृथक होगा, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका जो होगी जिनका चुनाव कराने का जिम्मा इसे सौंपा गया है, जो विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, ये उसके नियंत्रण में रहकर कभी भी काम नहीं करेगा। ये अपनी मर्जी से अपने सारे डिसीजन लेगा, कब चुनाव कराना है, कब चुनाव की डेट रिलीज करनी है, कब जो है आपकी मतदाता सूची तैयार करनी है, कौन सा चुनाव चिन्ह जो है किस राष्ट्रीय दल को और क्षेत्रीय दल को प्रदान करना है, नहीं करना, तो सारा डिसीजन जो लेगा चुनाव आयोग खुद लेगा, ना कि वो किसी के दबाव में, ठीक है, या किसी के नियंत्रण में आके जो है वो अपने डिसीजन लेगा। तो आर्टिकल 324 एक कहता है कि भारत का अपना एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। तो आपके पेपर में यहाँ से पुटअप हो सकता है कि भारत में जो है किस आर्टिकल में जो है चुनाव आयोग की व्यवस्था की बात की गई है। तो आर्टिकल 324 में कहा गया कि भारत का अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। अब बात कर लेते हैं सदस्य संरचना, जो कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएगा यार आपके लिए यहाँ से।
तो सदस्य संरचना ही देख लेते हैं, यानी कि इसमें कितने मेंबर हैं जो कि इस चुनाव आयोग को कार्य प्रणाली इसकी संचालित करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है गाइस, तो मैंने यहाँ पे आपको ध्यान से लिखना है, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको नोट डाउन करना है, समझना है कि 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993 से पहले और 1993 के बाद में। तो आपको दिख रहा होगा बिफोर और आफ्टर, यानी कि 1993 से पहले कितने सदस्य थे और 1993 के बाद जो इसमें कितने सदस्य हो गए जो कि भारत में चुनाव आयोग स्थापित किया गया उसको संचालित करते हैं, यानी कि उसके कार्यभार को वो आगे बढ़ाते हैं। तो 1993 से पहले जो था गाइस हमारा निर्वाचन आयोग जो था केवल एक व्यक्ति के हाथों में था। अब आप सोचेंगे यार इतने बड़े देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव एक व्यक्ति कराएगा, भाई ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो इसका हेड होगा ना, जो सर्वे सर्वा होगा, जो मेन डिसीजन लेगा वो कौन होगा, एक होगा जिसके नियंत्रण में, जिसके अंडर में, जिसकी देख रेख में पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग होगा। इसके नीचे इसकी पूरी टीम होती है जो कि एग्जाम देकर निर्वाचन आयोग में आती है। वो इसके चुनाव आयोग के जो भी कार्य होते हैं, जो भी चुनाव आयोग का जो निर्वाचन आयुक्त होता है डिसीजन लेता है उसको वो फॉलो करते हैं। तो ये याद रख लेना है कि एक सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही व्यक्ति है जो पूरे चुनाव को संचालित करता है, ये उसका हेड है। यानी कि कब देश में चुनाव होगा, कहाँ पर होगा, कहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, ठीक है, किस लोकसभा का चुनाव कब होगा, राज्यसभा का कब होगा, तो ये सारे डिसीजन लेगा एक व्यक्ति। बाकी उसको कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए इसकी पूरी टीम होती है नीचे जो कि एग्जाम देकर अन्य चीज़ों से, विधियों से जो है इसमें आती है, ठीक है। तो 1993 से पहले जो था इस चुनाव आयोग केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में था, एक ही इसका हेड हुआ करता था। तो इसी वजह से उस टाइम पे जो था 1993 से पहले चुनाव आयोग जो था एक सदस्य निर्वाचन आयोग कहलाता था। बट 1993 के बाद क्या हुआ गाइज कि जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ने लगी, क्या हुआ कि राजनीतिक दल बढ़ते गए, राष्ट्रीय दल बढ़े, क्षेत्रीय दल बढ़े और उम्मीदवारों की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ऐसे में क्या हुआ गाइज कि एक जो निर्वाचन आयुक्त थे वो उनके पास ऊपर जो है कहीं ना कहीं कार्यभार बढ़ने लगा और वो अपने कार्य को जो था गाइज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो संसद को भी क्या हुआ गाइस, इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इनके कार्यभार को थोड़ा कम कर दिया जाए जो इन पे बोझ बढ़ रहा है और चुनावी प्रणाली जो हमारे देश की वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संचालित हो सके। तो इसी उद्देश्य से क्या करा गाइस, 1993 में क्या करा, 1 अक्टूबर को दो अन्य और इलेक्शन कमिश्नर को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसके हेड कितने हैं गाइस, मुख्य 3 व्यक्तियों के हाथों में निर्वाचन आयोग की कमान सौंपी गई है, उनके नीचे उनकी टीम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति हैं अब इस समय पर, इसलिए जो है गाइस 1993 के बाद जब 2 अन्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई तो तभी से लेकर अब तक जो है गाइस निर्वाचन आयोग हमारा जो है बहुसदस्य बन गया है। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है एमसीक्यू में 1 नंबर में कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है कब बहुसदस्य बना, तो 1993 में। और अगर डेट याद रखनी है तो रख सकते हैं 1 अक्टूबर 1993 को जो होता है 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है हमारे राष्ट्रपति द्वारा और क्या होता है, निर्वाचन आयोग को सदस्य बना दिया जाता है। तो 3 व्यक्तियों के हाथों में इसकी कमान और मैंने गाइस यहाँ पे व्यक्ति बना रखे हैं, ठीक है। 2 सहायक आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जबकि एक जो होता है गाइस हेड होता है। जैसे बात करें कि एक स्कूल होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, बाकी उसके टीचर उसके अंडर में होते हैं। तो जो प्रिंसिपल डिसीजन लेता है वही सारे उसको फॉलो करते हैं टीचर। तो इसी तरीके से गाइस इसका भी एक प्रिंसिपल है, मान लो इसका एक हेड होता है, ठीक है, रियल वाला एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 सहायक आयुक्त होते हैं जो इसके डिसीजन को फॉलो करवाते हैं। तो गाइस जो मुख्य हेड होता है यानी कि जो इसका प्रिंसिपल होता है, बात करें तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, तो उसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसलिए मैंने उसको बीच में बनाया हुआ है। या उसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंग्लिश वाले बच्चे याद रख सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। बाकी जो तो सहायक आयुक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंपल इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त बोलते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया भारतीय संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर 329 में इसका वर्णन किया गया। स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1951 में हुई थी। 1993 से पहले एक सदस्य था, एक व्यक्ति के हाथ में इसकी कमान थी। 1993 के बाद क्या हुआ, 2 अन्य आयुक्तों की और नियुक्ति कर दी गई, तो बहुसदस्य देश और बहुसदस्य निर्वाचन आयोग बन गया। अब बात करें इनकी नियुक्ति कैसे होती है तो वो एक बार देखते हैं। तो भाई बात करें इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी शपथ के कौन दिलवाता है, वेतन कितना है, तो सारी चीज़ें भी लिखी है मैंने यहाँ पे गाइस। तो इनकी नियुक्ति होती है गाइस, इनका चुनाव नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आपको याद रखना है गाइस राष्ट्रपति हमेशा, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराते तो राष्ट्रपति की भूमिका यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए राष्ट्रपति जो होते हैं गाइस इनकी नियुक्ति करते हैं। और शपथ की बात करें गाइस तो शपथ कौन दिलवाता है इनको, शपथ जो है गाइस हमारे वही राष्ट्रपति दिलवाते हैं, चूँकि नियुक्ति करते
होते हैं वही। और कार्यकाल की बात करें गाइस तो कार्यकाल भी कई बार आ जाता है, तो कार्यकाल बताया गया गाइस इनका 6 वर्ष होगा। और 6 वर्ष के अलावा गाइस इसमें एक कंडीशन ये भी ऐड की गई है, अगर 6 वर्ष नहीं हो पाता है, अगर वो 6 वर्ष होने से पहले ही जो है अगर 65 वर्ष के कोई हो जाते हैं निर्वाचन आयुक्त, तो उनको तभी जो होगा अपने पद से रिटायरमेंट लेनी होगी। तो अब ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए 59 की एज में, मान लीजिए कोई 55 की एज में मान लो न्यायाधीश निर्वाचन आयुक्त बनता है, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन बताएगी, 6 साल तक वो अपने पद पे रहेगा, फिर रिटायर हो जाएगा। तो अगर 55 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यानी कि 62 की एज में क्या हो जाएगा, वो सिंपल 6 वर्ष अपना कार्यकाल करके पूरा रिटायर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन कहाँ से उत्पन्न होती है 65 वर्ष की, मान लो कोई गाइस 62 वर्ष की आयु में निर्वाचन आयुक्त बनता है, ठीक है। अब क्या बताएगा, 6 वर्ष तक कार्यकाल पूरा करेगा, ठीक है, या वो 65 साल की आयु पूरी होती है क्या करेगा, हट जाएगा। अब मान लो गाइस यहाँ पर वो 62 साल की एज में कोई निर्वाचन आयुक्त अपने पद पे आता है, पद को धारण करता है, तो गाइस आपको पता है 3 साल के बाद ही वो 65 वर्ष की उसकी आयु हो जाएगी, राइट। जबकि अगर 62 से 6 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 वर्ष। लेकिन उसको रिटायर कब लेनी चाहिए, अगर 6 वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो 67 की एज में। बट उसके साथ एक और कंडीशन क्या है कि 65 वर्ष की आयु में भी वो अपना पद रिटायर हो जाएगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस वो 67 की एज में ना अपने पद को छोड़ते हुए 65 की एज में ही अपने पद को छोड़ देगा, क्योंकि 6 वर्ष के साथ साथ एक और कंडीशन बताई गई है कि अगर 6 वर्ष तक कार्यकाल पूरा करेगा, अगर वो फुलफिल नहीं होता उससे पहले ही वो 65 का हो जाता है, तो 65 वर्ष की आयु में जो है वो अपने कार्यकाल को समाप्त कर देगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब वेतन की बात करेगा इस, तो वेतन इसका वर्तमान में 2.5 लाख रुपये है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके समान इनका वेतन है। इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ा करें, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करेगा इस, तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, जो कि आपका सपोर्ट मटेरियल से भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि पेपर में पूछता है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे निम्नलिखित में से। तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन थे, जो कि भारत के सबसे पहले सर्वोच्च निर्वाचन आयुक्त बने थे। अब वर्तमान में बात करेगा इस, तो वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में आपको बता दूंगा इस, अभी 23वें निर्वाचन आयुक्त बने थे, जो कि सितंबर 2018 में बने थे, जिनका नाम है सुनील अरोड़ा। याद रखना है आपको गाइस वर्तमान में, क्योंकि करंट की चीज़ें भी आप याद रखा करें, क्योंकि मेरा मकसद आपको रटवाना नहीं है, आपको नॉलेज देना है एक्चुअल, वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी जो कि सितंबर 2018 में बने थे। तो इस तरीके से गाइस हमारा निर्वाचन आयोग बना हुआ है, और इनको गाइस इनके पद से पहले भी हटाया जा सकता है। अगर ये कोई गलत कार्य करते हो, संसद महाभियोग के द्वारा इनको हटा सकती है। तो इससे बाहर गाइस आपका बुक में तो क्या गाइड में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको आई होप समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे तरीके से कि संवैधानिक निकाय है जो कि देश में क्या करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, इनका चुनाव कराने का जिम्मा इस पर सौंपा गया है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1951 में की जाती है, जिसका वर्णन भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, ठीक है। पहले 1993 से पहले एक व्यक्ति के हाथों में इसकी कमान थी। 1993 के बाद जो हुआ 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई, तो बहुसदस्य बन गया। नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। वेतन कितना है, तो 2.5 लाख रुपये शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है, 6 या 65 वर्ष होता है। सैलरी कितनी है, 2.5 लाख रुपये, ठीक है। प्रथम कौन थे, सुकुमार सेन थे। अब वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त, तो सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि 23वें नंबर पे अब इनको पद धारण किया है उन्होंने, ठीक है। अब हम गाइस इसके कार्य की बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम कार्य देखते हैं। तो गाइस अब हम इसके चुनाव आयोग के कार्यों को देख लेते हैं, कार्य क्या है इसके, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको बता दूं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइस कि चुनाव आयोग क्या है और चुनाव आयोग के कार्य बताइए। तो मैंने 6 नंबर के अकॉर्डिंग गाइस लिखा हुआ है, 9 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, ताकि अगर 6 नंबर में आता है गाइस, तो अगर आपको 6 पॉइंट अगर 9 में से कुछ याद नहीं रहते तो एटलीस्ट आपको कम याद रहेंगे और आप अच्छे से बना पाएंगे, उसको पूरे नंबर ले पाएंगे। तो पहला काम क्या यही है कि आपको पता है चुनाव व्यवस्था की देखरेख करना, चुनाव को संचालित कराना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, तो मेन काम क्या होते हैं चुनाव के दौरान। तो पहला होता है गाइस मतदाता सूची तैयार करना। ये मैं गाइस आपको बता दूं इससे पहले, मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, इनकी व्याख्या मैं आपको करके बताऊंगा, जो आपको समझनी है और नोट डाउन खुद करनी है, ठीक है। ये गाइस पॉइंट है जो आपको मैंने पॉइंट लिख के बताए और उसकी व्याख्या करेंगे आप। तो पहला है गाइस मतदाता सूची तैयार करना। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, तो आपके एरिया में जो होता है गाइस बहुत सारे लोग जो होते हैं वोटिंग लिस्ट बाद में आते हैं, जिसमें कि गाइस आपको पता होगा जो भी पर्सन की वोटिंग लिस्ट आती है तो उसमें उसकी फ़ोटो होती है, नाम होता है और बताया जाता है कि यहाँ पर उसका चुनाव हो गया, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। और वही मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट होती है, जो कि ये सिद्ध करती है गाइस कि अब जो है इस वाले चुनाव में जो जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का, तो इस चुनाव में ये व्यक्ति जो है वोट दे सकते हैं। तो वो ये चीज़ को ही सिद्ध करती है और इसीलिए जो मतदाता सूची तैयार की जाती है, ताकि जो है ये बताया जा सके कि ये व्यक्ति जो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो मतदाता सूची जो चुनाव से पहले तैयार की जाती है उसको
तैयार करने का जो जिम्मा होता है गाइस हमारे चुनाव आयोग का होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इसका। और चुनाव का संचालन करना, यानी कि देश में गाइस कहाँ पर चुनाव होंगे, कब किस तारीख को चुनाव होंगे। जैसे कि दिल्ली के लोकसभा में चुनाव होने, लोकसभा की सीटों पर या विधानसभा का चुनाव होना है, तो दिल्ली के कौन कौन से सरकारी स्कूलों में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे लोकसभा के चुनाव के लिए, पार्क में बनाए जाएंगे, और कब चुनाव होगा। जैसे राजस्थान में कब चुनाव होगा विधानसभा का, कहाँ कहाँ पर कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस, पोलिंग बूथ डिसाइड करना, डेट डिसाइड करना, ये गाइस कार्य होता है चुनाव आयोग का, ठीक है, दूसरा कार्य। और तीसरा है गाइस वेरी इंपॉर्टेंट कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन, उनका पंजीकरण करना। कोई भी आपको गाइस बता दूं कि राजनीतिक दल, जो भी गाइस आपको राजनीतिक दल होते हैं, जो कि व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, वो कभी भी व्यक्तियों का ग्रुप कब देश में चुनाव लड़ सकता है, जब उसको रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि उसका पंजीकरण हो जाए चुनाव आयोग से, तभी जो है गाइस वो व्यक्तियों का ग्रुप देश में चुनाव लड़ सकता है। अदरवाइज कोई भी ऐसा व्यक्तियों का समूह जो राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करना चाहता है वो देश में चुनाव नहीं लड़ सकता। तो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है चुनाव आयोग से, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तभी वो चुनाव में लड़ सकता है। तो देश में गाइस किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और चौथा है गाइस राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जैसे कि आपने देखा होगा हर राजनीतिक दल के अपने अपने अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। तो राजनीतिक दल गाइस पार्टी है, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी होगी। तो भाजपा का गाइस आपको पता है सिंबल क्या है, चुनाव चिन्ह जिसे हम बोल रहे हैं, तो आपको पता है कमल का फूल है। वही कांग्रेस की बात करें तो हाथ का पंजा है। वही बहुजन समाजवादी की बात करें जिसकी अध्यक्ष कौन है, मायावती, तो उसका क्या है गाइस, हाथी है। तो उनको जो सिंबल प्रदान किया जाता है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि जनता में जो है गाइस उसकी अपनी एक पहचान बन सके। और पांचवा है गाइस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए भी जो है राष्ट्रीय चुनाव आयोग को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो छठा जो वेरी इंपॉर्टेंट काम है गाइस वो है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। इसका मतलब होता है गाइस कि चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि चुनाव के दौरान जो है गाइस किसी प्रकार की कोई धांधली तो नहीं हो रही है, जनता से जबरदस्ती वोटिंग तो नहीं डलवाई जा रही है, वो किसी की पैसे की लालच में या किसी के दबाव में आकर तो वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जनता किसी के दबाव में आकर या पैसों की लालच या संसाधन की लालच में वोट देगी तो वो चुनाव क्या होगा गाइस, बेकार हो जाएगा। और ऐसे चुनाव से गाइस कभी भी संपूर्ण जो एक अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक बाधा सिद्ध कर सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। और सातवां गाइस चुनाव कर्मचारियों पर नियंत्रण, यानी कि जो इसके टीम मेंबर होते हैं जो चुनाव करवाने के लिए जाते हैं ईवीएम मशीन को लेकर, वो भी तो नहीं किसी के पैसा लेकर या किसी के दबाव में आकर जो है जनता से जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं या अपने चुनाव आयोग के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जो गाइस नज़र रखता है चुनाव आयोग रखता है, जो कि उसका एक अच्छा कार्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अपने ही चुनाव कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, कि वही जो है गाइस चुनाव आयोग को चीट ना कर सके, यानी कि धांधली ना करवा सके चुनाव में। और आठवां है गाइस चुनाव नियंत्रण, चुनाव व्यय पर नियंत्रण। चुनाव के दौरान गाइस आपने देखा होगा जब भी राजनीतिक दल क्या होते हैं, पार्टियां अपनी रैली निकालती, जैसे देखते हैं आज पीएम मोदी की रैली है, ठीक है, राहुल गांधी की रैली है। तो गाइस जो रैली में जितना भी पैसा खर्च किया जाता है तो वो चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि कौन कितना पैसा खर्च करेगा, ठीक है। और नौवां जो कार्य है गाइस आपका वो है चुनाव को स्थगित या रद्द करना। इसका मतलब होता है गाइस कि कोई भी चुनाव अगर चुनाव आयोग को लगता है गलत तरीके से हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की धांधली है, तो उसको रोक सकता है या उसको रद्द ही कर सकता है, पूरा ख़त्म कर सकता है। जबकि ऐसे केसेस गाइस बहुत ही कम देखने को देश में मिलते हैं। तो ये गाइस हमारे चुनाव आयोग के कार्य। आई होप यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बाहर गाइस आपका अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये पार्ट गाइस हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सोर्स स्टडी की फैमिली बढ़ सके, ठीक है। और बाकी हम गाइस सेकंड पार्ट में अपने देखेंगे भारतीय चुनाव व्यवस्था कैसे संचालित होती है, थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए यार थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।